हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही एक डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है कि जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और जो हमारा टीसीए साइकिल है, अ, उसमें कितने एटीपी फॉर्म होते हैं टोटल। क्योंकि हमारा कुछ बुक्स में गिवन होता है कि जो एटीपी हैं वो 36 से 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, और कुछ बुक्स में रहता है कि 30 से लेकर 32 एटीपी जो है वो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन में फॉर्म होते हैं। इस जो ये डाउट है या ये जो कंफ्यूजन है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एटीपी होते क्या हैं और क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे शायद जिनको एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर एटीपी क्या होते हैं ये नहीं पता होगा। तो एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी होती है। जैसे कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप रुपये देते हैं और अपना कोई भी सामान परचेज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी जो करेंसी है यानी कि उसकी जो यूनिट है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है। तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक केमिकल मॉइटी है जो कि एनर्जी की करेंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स में। ठीक है। ये एटीपी फॉर्म कैसे होता है? डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये एटीपी हमारी बॉडी में बनती है। अब एटीपी फॉर्मेशन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, तो उन्हीं में से एक बायोकेमिकल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस और एक बायोकेमिकल रिएक्शन है सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल। ये दोनों साइकिल्स के ऊपर मेरा एक और वीडियो लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट कराती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में क्या होता है कि ग्लूकोज यानी कि फूड जब आप अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो उससे ग्लूकोज फॉर्म होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट नाम के एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जो कि जिनमें एनर्जी होती है, यानी कि जिनमें से एटीपी रिलीज हो सकते हैं, एटीपी बन सकते हैं। जैसे कि एनएडी से एनएडीएच बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, और ये एनएडीएच हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करता है। यानी कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है और एटीपी का इससे क्या रिलेशन है। तो कुल मिला के आप सिर्फ इतना समझिए कि एनएडी जो है, एनएडी है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये एक तरह का केमिकल समझ लीजिए आप इसको, ये केमिकल है, बायोकेमिकल है। अब ये बायोकेमिकल एन का जो रिड्यूसिंग फॉर्म है वो है एनएडीएच। ठीक है। सो एनएडी से एनएडीएच बन जाता है जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है। तो अब हमारे पास एनएडीएच बन गया है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनएडीएच मिल गया है। अब ये पायरुवेट आगे जाके टीसीए साइकिल में चला जाता है। टीसीए साइकिल में क्या होता है, जो पायरुवेट हमारी बॉडी में बना है कंपाउंड, ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर टीसीए साइकिल रन होती है। टीसीए साइकिल में क्या होता है कि एनएडी, एक तो हमारा यहाँ पे एनएडीएच फॉर्म हो चुका है। ठीक है। अब जो टीसी साइकिल में पायरुवेट गया, फिर दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम में जब टीसी साइकिल रन करेगा तो एनएडी फिर से एनएडीएच में कन्वर्ट होगा। और ऐसे ही एक और केमिकल होता है, केमिकल बायोकेमिकल होता है हमारी बॉडी में, फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये उसका रिड्यूसिंग फॉर्म है एफएडीएच। ठीक। तो ये एफएडीएच भी एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाता है और एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारी टीसीए साइकिल रन होती है। ठीक है। यानी कि जब हमारी ग्लाइकोलाइसिस रन होगी तो हमें एनएडीएच मिलेगा, साथ में हमें एटीपी भी मिलते हैं। इसके अलावा जब हमारी टीसीए साइकिल रन होगी तो हमें एनएडीएच और एफएडीएच2 दो कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक की तरह वर्क करते हैं और ईटीसी साइकिल में चले जाते हैं। अब ईटीसी साइकिल क्या होती है? ये तो कंपाउंड्स हैं, ये हमारी कोई एटीपी तो है नहीं, लेकिन इनसे एटीपी को निकालने के लिए आप ऐसा समझिए कि ये बैंक है, और बैंक
निकालने के लिए बैंक से। तो ऐसे ही इन केमिकल कंपाउंड से एटीपी को निकालने के लिए इन्हें एक चेन में जाना पड़ता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चेन कंप्लीट होती है और इसमें होता क्या है कि 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं अभी यहाँ पे एटीसी साइकिल नहीं बता रही हूँ, एटीसी साइकिल के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जेटिक समझा रही हूँ आप लोगों को। तो 1 से लेके 4 तक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन चारों कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? प्रोटॉन रिलीज होते हैं। आप बस इतना समझिए कि प्रोटॉन H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, ठीक है। सो जब 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो एक एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब ये FADH NADH जो कंपाउंड जो बायोकेमिकल रिएक्शन से बने थे, जब ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स, ठीक, जब ये फॉर्म होते हैं एटीसी साइकिल में, जब ये जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पंप आउट करते हैं, हाइड्रोजन की पंपिंग होती है, हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। तो जब 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यदि 4 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो एक एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। हमें इतना एक माइंड में रखना है पॉइंट। तो 1 NADH क्या करता है, जब 1 NADH एग्जिस्टेंस में आता है तो 10 हाइड्रोजन को पंप करता है। कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है? 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक NADH से कितने एटीपी फॉर्म होंगे? यदि 4 हाइड्रोजन एक एटीपी दे रहा था, अगर 4 हाइड्रोजन बनते हैं, रिलीज होते हैं, तो एक एटीपी फॉर्म होता है। हमारे पास 1 NADH जो है वो 10 हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आप तो एटीपी का नंबर निकल आएगा, ठीक है। तो 10 यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि NADH फॉर्म करता है, और एक एटीपी कितना है, कितना करता है? 4, तो 10/4। तो 10 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2.5 एटीपी जो है हमारे फॉर्म होते हैं जब 1 NADH एग्जिस्टेंस में रहता है ETC के अंदर, ठीक है। सो ऐसे ही यदि 1 FADH2 है तो वो 6 हाइड्रोजन को पंप आउट करता है, तो एक FADH2 से 6 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1.5 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो कुल मिला के जब भी 1 NADH आप देखेंगे तो उसका मतलब है कि 2.5 एटीपी बनेगा। यदि 1 FADH2 है तो यानी कि 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। आपको पहले ये माइंड में रखना है। एक चीज और होती है जो इन साइकिल्स में बनता है, TCA साइकिल में एक मॉलिक्यूल और बनता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अलावा, वो है GTP। इसका फुल फॉर्म है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP यानी कि 1 GTP फॉर्म होता है, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है GTP का फुल फॉर्म। तो अब चलिए अब एनर्जेटिक्स देख लेते हैं, ठीक है। सो ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेसिकली, जब हमारी ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है, जब वो हमारी बॉडी में होता है, यानी कि जब ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी हमें मिलते हैं एज सच, ठीक है। तो 2 एटीपी हो गए, ठीक। और हमें 2 NADH भी मिलते हैं। अब ये NADH ETC साइकिल में चले जाएंगे और फाइनली जो फाइनल जो रहेगा वो एनर्जी बनाना है, फाइनली हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये NADH भी ATP में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एनर्जी को हम ATP में मेजर करते हैं। अब ये NADH कितने बने हैं? 2 बने हैं, ठीक है। तो ये कैसे ATP बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। NADH 2 तरह से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है हमारे मैट्रिक्स में, ठीक है। पहला मैलेट एस्पार्टेट शटल्स के थ्रू, या फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, 2 शटल्स के थ्रू रिलीज कर सकता है प्रोटॉन्स को यानी कि हाइड्रोजन को। यदि NADH मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो नॉर्मली जितने एटीपी फॉर्म होते हैं यानी कि 2.5 एटीपी फॉर्म होते हैं 1 NADH से, अभी हमने देखा था, तो 2.5 एटीपी बन जाएंगे। लेकिन यदि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू NADH और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो 1.5 एटीपी बनेगा, क्योंकि ये NADH फाइनली FADH2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और FADH2 में कितने एटीपी बनते हैं? 1 FADH2 से 1.5 एटीपी, ठीक है। तो इसीलिए 1.5, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू जाएगा ये 2 NADH तो 1.5 एटीपी बनाएगा, और यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जाएगा तो 2.5 एटीपी फॉर्म होगा। तो 2 कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर। तो टोटल अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस में बात करूं एटीपी की तो कितना हो सकता है, देखिए 2 एटीपी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, ग्लाइकोलाइसिस जो बनते हैं। बाकी NADH से
2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, तो 2 इंटू 2.5 यानी कि टोटल कितना हो गया 5। ठीक है, तो ठीक, तो 5 ओके, सो 5 एटीपी यहाँ, और ये आपके 2 एटीपी ये थे, तो 5 एंड 2 यानी कि 7 एटीपी। ओके, नेक्स्ट आपका यदि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होते हुए ये साइकिल जाता है, NADH जाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, तो आपके 1.5 एटीपी बनेंगे, यानी कि 1.5 इंटू 2 यानी कि 3, और 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो या तो 7 एटीपी बनेंगे या फिर 5 एटीपी बनेंगे, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की। तो सिट्रिक एसिड साइकिल 2 टाइम्स रन होती है, तो 2 टाइम्स रन होने की वजह से अगेन हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, सो एक सिट्रिक एसिड साइकिल में आपके टोटल 2 टाइम्स हम इसको रन करा रहे हैं, तो एक जीटीपी जो है वो एक एक रन में फॉर्म होता है, तो दो रन में, यानी कि 2 टाइम्स के जो रन होगी सिट्रिक एसिड साइकिल के, उसमें 2 जीटीपी फॉर्म होंगे, यानी कि 2 गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होंगे। GTP is equal to 1 ATP, 1 GTP is equal to 1 ATP, तो 2 GTP बन रहे हैं, तो यानी कि 2 ATP ही बन रहे हैं। अब हमारे पास NADH जो बन रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो 8 NADH बनते हैं, और एक NADH की कितने एटीपी फॉर्म करते हैं 2.5, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी कि 20 एटीपी। ओके, नेक्स्ट 1 FADH2 कितने एटीपी फॉर्म करता है 1.5, और टोटल FADH2 कितने फॉर्म हो रहे हैं 2, तो 2 इंटू 1.5 यानी कि 3 एटीपी। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। देखिए, यदि ग्लाइकोलाइसिस में NADH जो है वो मैलेट एस्पार्टेट शटल से होते हुए जाएगा, तो आप 2 इंटू 2.5 करेंगे, यानी कि 5 को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 5 7, राइट, 7 एंड 3 आपका कितना हो गया 10, एंड 10 20 30 एंड 2 यानी कि 32, तो आपका नंबर आएगा 32 एटीपी। ओके, नेक्स्ट यदि आप NADH को ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से दिखा रहे हैं, तो उस केस में 1.5 एटीपी फॉर्म होंगे, तो 2 इंटू 1.5 यानी कि 3, सो 2 प्लस 3 यानी कि आपका हो गया 5 एटीपी, तो ग्लाइकोलाइसिस से हो गए 5 एंड योर 5 and 3 8, 8 and 2 10, एंड 10 and 20 30 यानी कि 30 एटीपी, तो ये रेंज में आता है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में 30 से लेकर 32 एटीपी तक फॉर्म हो सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बुक्स में ये होता है मेंशन कि 30, यही कंफ्यूजन भी है एक्चुअली, कि कई बुक्स में 36 से 38 एटीपी दिया होता है, और कई बुक्स में 30 से लेकर 32 एटीपी दिया होता है। ऐसा क्यों है, ये वेरिएशंस क्यों है? अब मैं आपको इसका आंसर देती हूँ जल्दी से। तो इसका आंसर ये है कि पहले जब कुछ रिसर्चर्स थे जो माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी कर रहे थे कि एटीपी कैसे NADH से और FADH2 से फॉर्म होती है, उसके लिए जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे, आइसोलेट करके माइटोकॉन्ड्रिया को, और मैट्रिक्स में जब वो ये सारी चीज़ों पे स्टडी कर रहे थे सेल्स के अंदर, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो 30 से 32 ही थे एटीपी, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो NADH से उन्होंने देखा कि 2.5 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, FADH2 से 1.5 एटीपी फॉर्म हो रहा है, बट उनको कैलकुलेशन के लिए जो है इंटीगर नंबर चाहिए था। इंटीगर मतलब एक रियल नंबर, यानी कि 2 3 1 2 2 3 4 इस टाइप से, है ना। लेकिन 1.5 और 2.5 कैसे डेसिमल्स में है, पॉइंट्स में है, तो उन्होंने इस वैल्यू को राइट नहीं माना, और उन्होंने क्या करा, राउंड फिगर ले लिया। उन्होंने 2.5 को 3 ले लिया, क्योंकि आप जानते हो ना राउंड फिगर में अगर मैं 2.5 को लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 3, और 1.5 को राउंड फिगर में क्या लिखूंगी 2। तो उन्होंने कहा कि 1 NADH 3 एटीपी देता है, और 1 FADH2 2 एटीपी देता है। अब आप इन वैल्यूज को, यदि इसको 3 और इसको 2 रख के यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सिखाई है, ये आपकी जो वैल्यूज आएंगी एटीपी की, वो आएंगी बिटवीन 36 to 38।
इस तरह से वो 36 टू 38 हमारी बुक्स में हम लोगों को देखने को आज भी मिलता है। लेकिन कई सारी जो नई किताबें अब आने लगी हैं, नई बुक्स आने लगी हैं, नए राइटर्स की बुक आ रही हैं और वो नए रिसर्च पेपर्स को देख के उन बुक्स को लिखते हैं, तो अब उन्होंने जो है रेक्टिफाई कर लिया है वैल्यूज़ को। तो अब ये वैल्यू 30 टू 32 अब एक्चुअल वैल्यू है, ना कि 36 टू 38। बट इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ईटीसी से ही समझ सकते हैं, विदाउट ईटीसी आप इसको नहीं समझ पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।